नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को जानते ही होंगे कि ये आपका नेबरहुड वाले में सबसे लास्ट होने वाला है। इसके आगे हम लोग कोई नेबरहुड में नहीं देखने वाले। मालदीव्स और भूटान को हम लोग ने कैंसिल किया है। जैसे मैंने बताया था, मालदीव में इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और भूटान का आप लोगों को पता है कि ये हमेशा से इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड रहा है, तो हमारे इसके साथ कोई डिस्प्यूटिंग चीज़ें नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सब मतलब मैनेजेबल है, तो इतना कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। ओके, तो उनके ऊपर कोई वीडियोस नहीं बनने वाले। इन केस कोई ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं कि उनका भी रिलेवेंस बढ़ जाता है, सो आई विल टेक द वीडियो, डोंट वरी। कुछ भी आप लोग का मेंस वगैरह में ही मोस्टली आने वाला है, तो आएगा तो कुछ भी छूटेगा नहीं, आप टेंशन ना लीजिएगा। ओके। खैर, इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप के ऊपर आते हैं। तो इंडिया श्रीलंका के साथ कैसे कैसे क्या क्या है वो सब देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। तो हिस्टोरिकल आप लोग जानते हैं कि भारत का श्रीलंका के साथ हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रामायण काल से ही चला आ रहा है। आपके रामायण के अंदर रावण जो कि श्रीलंका का राजा होता है, अयोध्या के राजा श्री राम से हार जाता है। ऐसे ऐसे ये सब स्टोरीज वगैरह जो भी है, जो फैक्ट्स हैं, जो स्टोरी है, जो रामायण में लिखा गया है, वो सब चीज़ें आपका एक आधार बनाती हैं। ये सब भी आप काउंट करते हो आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप के आंसर्स में लिखने के लिए। ठीक है। इसके अलावा आपका कल्चरल रिलेशन है, ठीक है, आपका ट्रेडिशनल रिलेशन है। इसके अलावा ड्यूरिंग द मॉडर्न एम्पायर, मॉडर्न पीरियड के समय पे जब अशोका ने बुद्धिज्म को अपना लिया था, नॉट रियली बुद्धिज्म को अपनाया था, उसने अपना खुद का एक धर्म चलाया था, उसको उसने अपनाया था। ठीक है। और उसने बुद्धिज्म के प्रोपोगेशन के लिए अपने बेटे और बेटी महेंद्र और संघमित्रा। देखिए, ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप बोलते हैं कि नॉट एग्जैक्टली बुद्धिज्म को अपनाया था, और फिर भी बोलते हैं कि बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए भेजा था। सो इट इज़ वाई बिकॉज, ऐसा इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि जो इसने धर्म की पॉलिसीज वगैरह लिखी हैं वो आपके बुद्धिज्म के इतर भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर लिखी गई है। ठीक है। और उसमें कहीं पे भी जैसे बुद्धिज्म ऑलवेज टॉक्स अबाउट निर्वाणा। ठीक है, निर्वाणा। लेकिन आपका जो ये धर्म है, जो आपका अशोक का धर्म है, वो निर्वाण की बात कहीं नहीं करता। वो कहता है कि यू कैन बी अ गुड सिटीजन, ऐसे आप अच्छे सिटीजन बन जाओगे। सो इट इज मोर ऑफ ए पॉलिटिकल रिलीजियस बेस है उसका। ठीक है, ना कि रिलीजियस बेस होना। ओके, इस दोनों में बहुत डिफरेंस है। कोई कभी फुर्सत में बात करेंगे इसके ऊपर, फिलहाल मत बात कीजिएगा। सो महेंद्र और संघमित्रा आपके ताम्रलिप्ति, जो कि उड़ीसा का एक पोर्ट हुआ करता था, वहां से इन लोग बैठ के, फर्स्ट स्टॉप उनका श्रीलंका ही होता है। तो श्रीलंका में जो बुद्धिज्म का बीज है वो इन्होंने ही बोया था। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बुद्धिज्म कहीं मतलब इंडिया से स्प्रेड हुआ तो आपका श्रीलंका में ही स्प्रेड हुआ। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन सब में स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। नेपाल में नहीं, भूटान फिर तिब्बत वगैरह में स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ बाय दिस अशोका के इस वर्चस्व से। ठीक है। सो इसके इनफैक्ट इसका इतना इफेक्ट पड़ा कि आज इतने साल का, लगभग 2000 सालों से यहाँ पे बुद्धिज्म इतना प्रोपोगेट कर चुका है कि बुद्धिज्म ही इनका मेन रिलीजन है। इनफैक्ट इन लोग को सिन्हलीज कहा जाता है। ठीक है, सिन्हलीज कहते हैं ये अपने आप को, सिन्हलीज। सो दिस सिन्हलीज आर ऑल बुद्धिस्ट। ठीक है, दे ऑल आर बुद्धिस्ट। और क्या बोलते हैं, अब तो धीरे धीरे मतलब आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश कुछ लोगों ने इसमें क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, काफ़ी लोगों ने इसमें क्रिश्चियनिटी को चेंज कर लिया, लेकिन फिर भी अभी भी डोमिनेंट जो रीजन है वो रिलीजन है वो आपका सिनलिस रीजन ही है। ठीक है, मतलब आपका बुद्धिज्म ही है। ओके। ओके। नेक्स्ट आप लोग से बता दूं कि इंडिया का अगर हिस्टोरिकल रिलेशनशिप मैंने बता दिया, कल्चरल रिलेशनशिप आप समझ सकते हैं, ट्रेडिशनल रिलेशनशिप आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई इसमें देखने वाली चीज़ नहीं। आपका तमिल का मतलब तमिल कल्चर जो है वही वहाँ पे प्रोमिनेंट कल्चर है। ओके। इनफैक्ट आपके लेटर पार्ट ऑफ द एंशियंट इंडिया में, मेडवल इंडिया में तो कोई यहाँ पे जाता ही नहीं है, लेकिन एंशियंट इंडिया के दौरान आपके वेरी फ्यू आपके चोला किंग्स रहते हैं जो कि यहाँ पे जाते हैं, अटैक करते हैं और इसके ऊपर अपना आधिपत्य करने की कोशिश करते हैं या फिर कर भी लेते हैं। जैसे राजेंद्र चोला जो है वो, और उनके पिताजी राजराज चोला, इन लोग ने ही सिर्फ श्रीलंका के ऊपर अच्छा खासा होल्ड बना के रखा 50 साल तक। लेकिन इनके अलावा और कोई यहाँ पे जाता नहीं। इट वॉज सेक्लूडेड पार्ट, आपका इंडिया से काफ़ी अलग होने की वजह से
इतना इसके ऊपर कोई ध्यान भी दिया, मतलब ऐसा कुछ इतना इम्पोर्टेंट कुछ बचा भी नहीं था। ओके, सो दैट इज वाई यहाँ पे मतलब कोई भी मतलब आपके चोल चेरा पांड्या या फिर और कोई अगर मतलब आपके मेन लैंड इंडिया का कोई भी पावर हो, तो वो आपके श्रीलंका में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता था कि जाके श्रीलंका को अटैक करके कब्जे में कर लो। कोई इतना रेलेवेंस का नहीं समझता था। ओके, एंड फिर इसी वजह से ये लगभग लगभग अकेला रहा, अलग रहा। इंडिया के जो क्या बोलते हैं चेंजेस हुए पॉलिटिकल या क्या बोलते हैं कल्चरल चेंजेस या डायनामिक चेंजेस वगैरह, उन सबसे अलग था रहा। इनफैक्ट आपके पूरे मेनलैंड इंडिया में लगभग इस्लाम का एडवेंट हो जाता है, लेकिन श्रीलंका में बहुत ही रेयर ही उनका पॉपुलेशन हो पाता है। ठीक है, सो दिस आर ऑल द थिंग्स जो कि आपके लिए पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आफ्टर द मतलब आपके जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे अंपायर बना लेते हैं, ठीक है, ब्रिटिश लोग जब इंडिया में अच्छे तरीके से होल्ड बना लेते हैं, तो उसके बाद ये एक काम करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से तमिल लोगों को लेके जाना और श्रीलंका में वहाँ पे मतलब इंडेंचर्ड लेबर की तरह काम कराना प्लांटेशंस में। वहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने काफ़ी सारे टी के प्लांटेशंस लगा के रखे थे, जिनमें इनको काम करने वाले मजदूर चाहिए थे। तो ये क्या करते थे, तमिलनाडु से उठाते थे, इनको लेके वहाँ पे चले जाते थे, वहाँ पे काम कराते थे और काफ़ी बदुआ मजदूरी टाइप उन लोग से काम कराते थे खटा खटा के, और फिर उसके बाद उन लोग मोस्टली वहीं पे रह जाते थे। तो आज मतलब आप लोग को अगर श्रीलंका के मैप से मैं बताऊँ, तो दिस इज द मैप ऑफ श्रीलंका। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आपका ऊपर का जो रीजन था, मोस्टली यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लांटेशंस थे। एक्चुअली सिंपली अगर कहा जाए तो अगर श्रीलंका को ऐसे बीच में से डिवाइड किया जाए, तो इसके ऊपर वाले रीजन में ही मोस्टली आपके प्लांटेशंस वगैरह कराए जाते थे, और जो नीचे का रीजन था ये आपके जो लोकल लोग यहाँ पे रहते थे, सिंगलीज वगैरह, वो यहाँ पे रहते थे। ब्रिटिश लोगों ने कब्जा तो सबके ऊपर कर करा, लेकिन कभी भी इनको ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं बनाया। समझ में आ रहा? मतलब ब्रिटिश इंडिया नहीं, ब्रिटिश इंडिया के रूल्स वगैरह यहाँ पे लागू नहीं करते थे, मतलब ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं बना कर रखा या इंडियन एम्पायर का पार्ट नहीं बना कर रखा। इट वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट कंट्री, इट वॉज इवन इवन इट वॉज इन अंडर ब्रिटिशर्स, लेकिन ये कभी भी इंडियन ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट का काम नहीं पार्ट नहीं हुआ। ओके, कॉलोनी का पार्ट नहीं हुआ। ओके, सो दिस रीजन में आपका बहुत ज़्यादा इन लोग के प्लांटेशन से, और इन लोग यहाँ से आपके ये आपका तमिलनाडु है, यहाँ से उठा के लोगों को लेके आते थे और यहाँ पे इन लोग से काम कराते थे। इनफैक्ट अगर आप लोगों को मैं बता दूं, तो तमिलनाडु के जो लोकल लोग थे, वो पहले भी इस रीजन में बहुत आते जाते रहते हैं। इनके अपने फिशिंग वगैरह करने का जो काम होता था वो यहीं पे होता था। ये आपका पार्क स्टे, गल्फ ऑफ मन्नार, ये सब जो रीजन था, यहीं पे इन लोग का काम होता था एक्चुअली में। अगर देखा जाए तो ये सब पहले से इन लोग के लिए नेटिव एरिया था। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर स्टोरीज वगैरह के हिसाब से बिलीव कीजिएगा, तो यहाँ के लोग क्या करते थे कि मतलब अपना बोट लिया, उसके अंदर काफ़ी सारा सामान वगैरह लिया और खाने पीने का वो सब रसद वगैरह लिया, और फिर वो जनरली इस रीजन में आते थे। इस रीजन में काफ़ी सारे फिशेस वगैरह पाई जाती थी, इस बे वाले रीजन में। यहाँ पे वो आते थे, यहाँ के अलग अलग जो आइलैंड्स रहते थे उसके ऊपर वो अपने क्या बोलते हैं हॉल्ट वगैरह करते थे, वहाँ पे अपना स्टेशन करते थे अपने आप को, वहीं पे रहते थे, वहीं पे खाते पीते, 3-4 दिन वहाँ पे रहते, काफ़ी सारे फिशेस वगैरह पकड़ते थे, उनको खाते पीते, और फिर उसका जो पूरा का पूरा उनके पास जमा हो जाता था वो लेके आ जाते थे यहाँ पे। सो दे टू डू, बट ब्रिटिश लोग ने जो यहाँ पे लेके जाना स्टार्ट किया, तो दे फेल्ट लाइक अब ये तो हमारा सेकंड होम हो गया। ठीक है, ऑलरेडी इन लोग यहाँ पे आते जाते रहते थे, इसको सेकंड होम की तरह ट्रीट करते ही थे, लेकिन अब इन लोग जब यहाँ जाना स्टार्ट हुए, तो धीरे धीरे इस रीजन का डेमोग्राफी चेंज होना स्टार्ट हुआ और लोग यहीं पे बसना स्टार्ट कर दे, क्योंकि यहीं पे रहना है, यहीं पे काम करना है, सारा का सारा खाने पीने का सारी व्यवस्था सब यहीं पे थी। तो इस रीजन में तमिल डोमिनेंस बढ़ता चला गया, मतलब तमिल लोग ज़्यादा से ज़्यादा होते चले गए, विच वॉज नॉट मतलब प्लीजिंग फॉर द सीनरीज। सीनरीज लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि बाहर से कोई लोग आके इनके ऊपर रहे, इनके ऊपर, इन लोग ब्रिटिश लोग से तो दबे हुए थे, लेकिन लोग ये देख रहे थे कि ये तमिल लोग यहाँ पे आके क्यों रह रहे हैं, इन लोग को मतलब यहाँ पे नहीं आना चाहिए। दो दे टॉक तमिल से ही थोड़ा सा मिलता जुलता है उनका लैंग्वेज है, मोस्टली तमिल ही है, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज फॉर्म का लंगन लंकन टाइप का तमिल है, वो अलग है थोड़ा सा। ओके, सिंगलिश तमिल इसको कहा था। तो इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और जैसे ही आज़ादी होती है इनकी, मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इनका जब इंडिपेंडेंस हो जाता है 1948 के अंदर, दे ट्राइड कि ये जो आपके तमिल लोग हैं वो यहाँ से चले जाएं। ठीक है,
सॉरी मुझे थोड़ा सा छाला हो गया जिसकी वजह से मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। इस रीजन में जो तमिल लोग रहते थे उनको ये चाहते थे कि ये छोड़ के चले जाए यहाँ पे, मतलब इन लोग ना रहे। इन लोग अब चूंकि ब्रिटिश लोग चले गए तो ब्रिटिश लोग के साथ इन लोग को भी चले जाना चाहिए। इन लोग को ब्रिटिश लेके आए थे तो ब्रिटिश लोग को ये चाहिए कि ये सबको उठा के लेके जाए अपने साथ, ठीक है। बट दैट वॉज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब इन लोग यहाँ पे काफ़ी सदियों से रह रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल से रह रहे हैं, 200 साल लगभग से वहीं पे रह रहे थे। तो ये इन लोग के लिए एक नेचुरल होम हो चुका था। इन लोग के पुश्ते पुश्ते वहाँ पे रह चुकी थी, तो इन लोग के लिए एक ये था कि हाँ ये भी तो मेरा ही घर है, तो वो इसी तरीके से ट्रीट करते थे। बट जब यहाँ पे मतलब धीरे धीरे जब आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना, तो इन लोग ने ऐसा ऐसा उसके अंदर क्लॉजेस डाल दिए कि तमिल लोगों को कभी भी पावर ना मिल पाए। जो इस रीजन में तमिल लोग रहते हैं इन लोग को पावर ना मिल पाए कभी भी, इन लोग कभी भी सत्ता में ना आ पाए, इन लोग का मतलब एक सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह इन लोग को ट्रीट किया जाए। एंड दे स्टार्टेड टॉर्चरिंग देम कि हाँ आप लोग यहाँ के नहीं हो, यू मतलब इन लोग को मौकरी की जाती थी कि यू आर इंडियंस, एक्चुअली आप लोग वहाँ से रिफ्यूजी करके तरह रिफ्यूजियों की तरह यहाँ पे रह रहे हो, यू आर रिफ्यूजीज जो कि इंडिया में आके रह रहे हैं, ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें इन लोग को करना, और इन लोग को मतलब सिटीजनशिप में भी दर्जा वगैरह सेकंड क्लास का देना, ये सब की वजह से इन लोग के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह पैदा होने लगी। ओके, सो दिस वाज द एक क्या कह सकते हैं कि बैकग्राउंड जिसकी वजह से हमारे और श्रीलंका के एक्चुअल जो रिलेशनशिप का खटास का जो पल होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने क्या बताया, यहाँ पे तमिल लोग रहते हैं, इनकी एंसेस्ट्री यहीं पे है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो यहाँ पे भी यहाँ पे कभी रहते थे, तो लोग सब अपने अपने मतलब जानते हैं, इनको भाई बंधु ही मानते थे कि हाँ यहाँ के लोग यहाँ पे मिलने आते हैं, वहाँ के लोग यहाँ पे फेस्टिवल्स वगैरह में जाते थे। कई सारे ऐसे फेस्टिवल्स थे जो यहाँ पे यहाँ के लोग इधर के आइलैंड मतलब यहाँ के आइलैंड्स में आके मनाते थे, और यहाँ के लोग यहाँ पे आइलैंड्स में आते थे और मिलते थे। मतलब सब कुछ इनका भाई बंधु वाला कि हाँ ये नानी का घर है, ये दादी का घर है, ऐसा कुछ हो जाता था, ठीक है। तो इन लोग मतलब कभी भी अलग नहीं मानते थे। लेकिन यहाँ की जब मतलब ऐसे ये सब हरकतें देखने के बाद इन लोग को मतलब जो आपके तमिलनाडु के जो रीजन की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, रीजनल पार्टीज जो थी, उन लोग ने ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाने लगी कि भाई देखो आपके हमारे जो भाई बंधु है उन लोग के ऊपर ऐसा ऐसा हरकतें की जा रही है, यू शुड टेक सम एक्शन, ठीक है। आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत है कि इन लोग को मतलब ऐसे बुरी तरीके से ट्रीटमेंट ना किया जाए। काफ़ी दबाव वगैरह करने के बाद अल्टीमेटली उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनके और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनके बीच में एक पैक्ट होता है, श्रीमाओ शास्त्री पैक्ट, जिसमें ये कहा जाता है कि जो तमिल जिनको आप लोग कह रहे हो कि हाँ दे आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, उन लोग को आप सिटीजनशिप दोगे। लगभग 3 लाख जो तमिल्स हैं उन लोग को आप लोग सिटीजनशिप दोगे, जो बचे कुछ है उन लोग को हम वापस से रिपाट्रेट कर लेंगे, इंडिया में कर लेंगे। ओके, सो श्रीलंका एग्रीड एंड इट गेव द मतलब बड़े भाई की बात मान के उसने 3 लाख लोगों को सिटीजनशिप तो दे दी। लेकिन ये जो रिपाट्रिएशन वाला काम था ये अटक गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ की लोकल मतलब इंडिया की लोकल जो रीजनल ग्रुपिंग्स थे उन लोग एक एक मतलब वहाँ से जो तमिल्स आने वाले उनके एक तो प्रो हो गए और कुछ हो गए कि उनके खिलाफ हो गए कि हाँ इन लोग को यहाँ पे क्यों लिया जा रहा है, रेफ्यूजी क्राइसिस हो जाएगा, ऐसे ऐसे जो हमेशा होता रहता है उस तरीके का चीज़ें। सो इंडिया ने उसको हॉल्ट कर दिया कि हाँ भाई जो रिपाट्रिएशन वाला चीज़ है उसको थोड़ा सा समय से करेंगे, आराम से करेंगे उसे, और ये वहीं पे रह गया, ठीक है। जो कि उनके लिए मतलब जो वहाँ की सीनरीज लोग थे उन लोग के लिए एक नागवार चीज़ हो गई कि हम लोग ने आपने हमसे कहा कि आप इतने लोगों को सिटीजनशिप दे दो, हम इतने लोगों को अपने यहाँ पे रिपाट्रेट कर लेंगे। तो आपने रिपाट्रेशन नहीं किया, हम लोग ने सिटीजनशिप दे दी, अब ये सिटीजन भी है और रिपाट्रेशन भी नहीं हुआ, इन लोग यहीं पे रह रहे हैं, और जो हम लोग चाह रहे थे वो तो नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद इंडो पाकिस्तान वॉर जब हुआ तो इसके बाद खुल के समझ में आ गया कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में हमेशा तनातनी होने वाली। तो श्रीलंका ने थोड़ा सा एक वे आउट देखना स्टार्ट किया कि भाई इसका हम लोग उपयोग क्या करेंगे, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, चाइना को यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी इंडिया का इन दोनों के साथ नहीं पट रहा है, इन लोग से मदद मांगेंगे और इन लोग हम लोग की हेल्प करेंगे, एंड वी विल टेक सच एक्शंस लेंगे जिससे तमिल लोगों को निकाल के बाहर कर देंगे, एंड जहाँ उनको जाना वो चले जाए, मोस्टली इंडिया चले जाए। ओके, इसके वजह से ये सब हरकतें स्टार्ट हुई कि यहाँ पे रेगुलर रेगुलर तमिल राइट्स मतलब कभी कोई उनके घर पे आग लगा दे रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी वो किसी के यहाँ पे अटैक कर दे रहा है, ऐसे ऐसे होते गया। फिर 76 के आसपास एलटीटी का क्या बोलते हैं गठन किया जाता है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम। ये वी प्रभाकरन करके एक रहते हैं, वो इसको मतलब
क्या बोलते हैं गठन कहते हैं, इनका एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ये ग्रुप होता है जो कि मिलिटेंट ग्रुप है, एंड दे ऑल दे वांटेड इज कि हम लोग को इस रीजन को एक सेपरेट तमिल प्रोविंस बना के दो, या फिर सेपरेट कंट्री ही बना के दो। ये हमारा रीजन है, हम लोग यहीं पे रहने वाले हैं और आप लोग हमको बाहर नहीं निकाल सकते। आइदर ट्रीट एज वन सिटीजन, अपने जैसे सिटीजन की तरह हम लोग को ट्रीट करो, या फिर हम लोग को अलग अलग कंट्री बना के दो। हम लोग अलग कंट्री बना के रहने के लिए तैयार है, हम लोग वहाँ पे रह लेंगे, लेकिन हम लोग को अलग चाहिए, आप लोग के दबाव में नहीं रह सकते, और ये सेकंड दर्जे का हम लोग को सिटीजनशिप नहीं चाहिए, ठीक है। सो दिस मूवमेंट स्टार्टेड गेनिंग ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा इनके अंदर और मतलब लोग जुड़ते चले गए, क्योंकि ऑलरेडी इन लोग को अत्याचार तो कर ही रहे थे सीनलीज लोग, काफ़ी ज़्यादा इन लोग को दबाया जाता था, तमिल लोगों को बुरी तरीके से मतलब ट्रीट किया जाता था, तो जितने भी तमिल लोग थे वो सब इससे जुड़ने लगे, and they started taking up arms against the government, ठीक है। सो ये जो इशू हुआ, इसमें ये भी कहा था कि इंडिया ने भी थोड़ा सा कॉपरेट किया, क्योंकि इंडिया का जो तमिल इशू था उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर बन रहा था, और उन लोग भी इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट कर रहे थे, वी प्रभाकरन को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे, जो भी उस समय गवर्नमेंट रही थी। तो ये सब जो भी चीज़ें थी वो सब चीज़ें खैर उतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये याद रखिए कि क्या बोलते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी, जो कि मतलब ये तमिल टाइगर का जो इलम बनाया गया था, वो मतलब प्रभाकर ने जो ये ग्रुप बनाया था वो इंदिरा गांधी जी के समय पे ही बनाया था। तो इसके बाद जब इनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद ये हुआ कि जो वहाँ के राष्ट्रपति थे जयवर्धने, उन्होंने मतलब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये किया कि भाई पाकिस्तान की, यूएस की और क्या बोलते हैं चाइना की मदद लेके हम लोग इन एलटीटी रेबल्स जो है इनको दबा देंगे, ठीक है। किसी तरीके से इन लोग से हेल्प मांगेंगे, इन लोग हेल्प देंगे हम लोग को, आर्म्स एंड एम्यूनिशन पैसे वैसे देंगे, एंड वी विल सप्रेस द मूवमेंट, आपके एलटीटी मूवमेंट को हम लोग सप्रेस करके रख देंगे, ओके। बिकॉज टिल द इंदिरा गांधी वॉज अलाइव इट वॉज सीन कि एलटीटी जो मूवमेंट है इट इज सैंक्शनड बाय हर, ठीक है। ये इनको स्पॉन्सर करिए, दैट इज बाय दे डिडंट टुक एनी एक्शन अगेंस्ट एलटीटी, सो दैट ऐसा ना हो कि इंडिया हमारे ऊपर अटैक करता, ठीक है। तो इनकी डेथ के बाद इन्होंने ये प्लान किया और इनका उपयोग करना स्टार्ट किया, ठीक है। इनसे एलटीटी जो मूवमेंट था वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, क्यों? क्योंकि उन लोग समझ गए कि भाई ये तो मतलब हाथ से निकलता चला जा रहा है। हम लोग सोच रहे थे कि हमको इन लोग आज़ादी वगैरह कुछ दे देंगे, कुछ प्रोविंस वगैरह बना के दे देंगे, रादर दे आर अटैकिंग अस, दे आर किलिंग अस, दे आर मतलब अटैकिंग अस। तो इसके वजह से इन लोग ने इंडिया से मांग किया कि हाँ इंडिया आप हमारी मदद कर दो, लेकिन इंडिया ने इसमें कोई भी मदद करने की मतलब ज़रूरत नहीं उठाई। उन्होंने सोचा कि अभी वेट एंड वॉच करते, ठीक है। बट इसमें फिर क्या हुआ कि एक इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड हुआ, और उसमें ये कहा गया कि भाई जो तमिल एरियाज है उनमें हम लोग ऑटोनॉमी दे देंगे, ठीक है। इसने एक बोन ऑफ कंटेंशन पैदा कर दिया। इसमें ये ऑटोनॉमी देने की जो बात हुई, इसमें ये कहा गया कि इंडियन गवर्नमेंट अंडर द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है आईपीकेएफ जो है वो यहाँ पे आएगी, और एलटीटी के जो लीडर्स हैं उनको शांत कराएगी कि आप लोग लड़ना बंद कर दीजिए, आप लोग को ऑटोनॉमस रीजन दिया जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके। एंड दिस वाज द टाइम जिसमें इस समय आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, इसीलिए इनके बाद में मतलब इनको मतलब मार दिया जाता है बाय द एलटीटी। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्यों मार दिया जाता है। इन्होंने ये सैंक्शन कर दिया कि हाँ चलो साइन कर लेते हैं, अकॉर्ड साइन कर लेते हैं, एंड ही सेंट आपका इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन्होंने सेंड कर दिया, ठीक है। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को सेंड कर दिया यहाँ पे एलटीटी के मूवमेंट को थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए, विच वॉज नॉट द पॉलिसी ऑफ इंडिया। इंडिया की पॉलिसी एक्चुअली में ये नहीं थी कि दूसरे के टेरिटरी में जाके उन लोगों को सपोर्ट करना, उन लोगों के खिलाफ जाना, या उन लोगों को स्टॉप करने की कोशिश करना जो आपके लिए रास्ता खोल के बैठे हैं। मतलब समझ में आ रहा है कि जो एलटीटी का मूवमेंट था, उन लोग एक्चुअली में किसका राह देख रहे थे कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है हम लोग को, हम लोग श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ अटैक मतलब जीत जाएंगे लड़के। लेकिन श्रीलंका के साथ इंडियन गवर्नमेंट का टाइप हो जाता है, और वो इनके बिहाफ में, श्रीलंका के बिहाफ में एलटीटी के मूवमेंट को बोलने जाते हैं कि भाई आप लोग अपने आर्म्स वगैरह रख दो, हम लोग क्या बोलते हैं आपको एक सेपरेट ऑटोनोमस स्टेट देने के लिए आए हैं, ठीक है। सो इस व्हाट वाज सीन, यहाँ से आप देखिए इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखिए, एलटीटी के मूवमेंट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखिए, तो इनको क्या लग रहा है कि दे बोथ हैव मेट, ठीक है। ये जो आपका इंडियन गवर्नमेंट और श्रीलंकन गवर्नमेंट है, इन लोग ने आपस में गठजोड़ कर दिया है, और हम लोग को रोकने के लिए एक फोर्स छेड़ दिया। क्योंकि यहाँ पे जो लोग गए थे पीस कीपिंग फोर्स थे एक्चुअली में, मतलब एक्चुअली में सेना थी जो वहां पे गई थी, ठीक है।
सो दे सॉ कि भाई सेना आ रही है यहाँ पे, हम लोग के ऊपर अटैक भी हो सकता है, हम लोग को रोकने का मतलब क्या है, इन लोग चाहते हैं कि हम लोग को दबा दिया जाए। ये दोनों आपस में साठगांठ कर लिए, भाई बंधु बन गए और हमारा मतलब हम लोग का सफाया कर देंगे, ठीक है। सो दिस वाज सीन, जिसकी वजह से क्या हुआ, एलटीटी जो अभी तक श्रीलंका के खिलाफ लड़ा था वो इंडिया के खिलाफ भी लड़ने लगा। इसमें काफी कैजुअलिटीज हमारे भारतीय सैनिकों को उठानी पड़ी, काफी बुरी तरीके से यहाँ पे लड़ाई वगैरह चलती रही, और ये मतलब इसमें मिंगल होने की वजह से दिस वाज सी, मतलब ये आपके प्रधानमंत्री जी का काफी मतलब क्या कह सकते हैं कि गलत कदम ऐसा हिस्ट्री में कहा जाता है, विच वॉज एक्चुअली बहुत बड़ा गलत कदम, क्योंकि दिस वॉज नॉट अ पॉलिसी कि किसी और के कंट्री में जाके उन लोगों को रोको जो कि आपके लिए राह खोल के बैठे हुए हैं कि हाँ आप आओगे उनको बचाओगे, ठीक है, आप उन्हीं को रोकने चले गए। तो ये क्या हुआ कि ये एक काउंटर ऑफेंसिव हो गया कि एलटीटी को लगा कि भाई इन लोग हमारे खिलाफ आ गए हैं, हमारे खिलाफ जंग छेड़ दिए, इंडिया इज अगेंस्ट अस, श्रीलंका इज अगेंस्ट अस, सो वी हैव टू फाइट ऑन आवर ओन विद बोथ द कंट्रीज, ठीक है। दिस वॉज सीन, दैट इज वाई ये अटैक करना स्टार्ट कर रहे हैं, करना स्टार्ट कर देते हैं इंडियन फोर्सेस के ऊपर, और इंडियन फोर्सेस को बहुत कैजुअलिटीज उठानी पड़ती है। यस, इंडियन फोर्सेस ने उनकी बहुत कैजुअलिटीज गिराई थी, लेकिन दे वर मोटिवेटेड बाय देयर ओन मतलब मदरलैंड मदरलैंड मदरलैंड, रादर देन क्या बोलते हैं, आपके इंडियन फोर्सेस के था, इंडियन फोर्सेस पीस कीपिंग के लिए गए थे, लेकिन वहां पे देख रहे हैं कि भाई पीस तो हो ही नहीं रहा, कीपिंग क्या करेंगे। सो अल्टीमेटली ये लड़ाई खिंचती चली गई, काफ़ी मतलब बुरा इसका रिजल्ट होने लगा कि काफ़ी डेथ वेथ होने लगी। इसी बीच में अचानक से मतलब जब राजीव गांधी जी की काफ़ी मतलब बुराई होने लगती है, तो ये होता है कि ये डिक्लेयर करता है कि भाई एक स्नैप इलेक्शंस कराए जाएंगे, जनरल इलेक्शन, और इन्होंने आपके लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया कुछ समय पहले। लोकसभा को डिसॉल्व करने के बाद जब इलेक्शंस कराए जाते हैं तो ये इनकी सरकार जो होती है वो हार जाती है और वीपी सिंह की गवर्नमेंट आ जाती है। वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट आती है तो ये सबसे पहला काम क्या करता है, आईपीकेएफ जो मिशन था आपका, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस का जो मिशन था, उसको स्क्रैप कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं कि भाई आप लोग को ये सब करना नहीं है, इतनी कैजुअलिटीज झेलने के बाद आप 2 साल से यहाँ पे लड़ाई कर रहे हो, आप लोग को ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप लोग वापस आ जाओ, ठीक है। सो दे रिट्रीटेड, तो इन लोग को लगा कि जो आपके एलटीटी के मेंबर्स थे, इन लोग को लगा कि भाई इन लोग ने आके हमसे गड़बड़ी कर दी, हम लोग से आके मतलब लड़ाई छेड़ दी, हम लोग से मतलब हारने की नौबत आ गई, तो इन लोग भागने लगे, ठीक है। और इन लोग का एक मोटिव, इन लोग को ये भी लगने लगा कि इन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक इसीलिए किया था सो दैट वी लेफ्ट वीक, हम लोग कमज़ोर हो जाएं, और श्रीलंकन गवर्नमेंट जो पूरा फ़ायदा उठा के हमारे ऊपर अटैक करके हम लोग को हरा दे बुरी तरीके से, ठीक है। इनफैक्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट ऐसा करना भी स्टार्ट कर देते कि प्लानिंग वगैरह स्टार्ट हो जाता है। सो इन लोग को समझ में आ जाता कि इट वॉज ऑल कॉन्स्पिरेसी बाय द इंडिया एंड द श्रीलंका, आपस में मिलजुल के इन लोग ने हमारे खिलाफ अटैक किया और हम लोग को वीक कर दिया, हमारे खिलाफ ये सब युद्ध छेड़ा, ये सब वो सब इन लोग के दिमाग में चलने लगता है। So ultimately राजीव गांधी was seen as the target and राजीव गांधी was नेक्स्ट इलेक्शन से पहले इनको आप लोग जानते हैं कि क्या हुआ था, तो उनको मार दिया जाता, ठीक है। दिस इवेंट मार्क्ड एज अ चेंज इन द पॉलिसी, इसके बाद समझ में आता है कि भाई एक्चुअली में जो अभी तक हो रहा था वो गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। जब तक राजीव गांधी जी यहाँ पे मतलब चाह रहे थे कि हाँ इस रीजन को शांत करा जाए, शांत करा जाए, तब तक जो आपके लोकल बहुत सारे ग्रुपिंग्स थे आपके साउथ इंडिया के, जो क्या पता है रीजनल पार्टीज थी, वो सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ चलो अब शांति हो जाएगी, इस रीजन में शांति हो जाएगी तो हमारे यहाँ पे भी शांति बनी रहेगी। बट आफ्टर द डेथ ऑफ राजीव गांधी सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है आपकी साउथ की, वो मतलब डायरेक्टली सारे के सारे रिलेशनशिप तोड़ देते, कुछ रहते हैं जो कि प्रोमिनेंटली इनडायरेक्ट वे से उनसे रिलेशन रखते हैं एलटीटी मूवमेंट से, लेकिन डायरेक्टली सारे के सारे लोगों ने अपने अपने रिलेशनशिप तोड़ दिए रहते हैं, ठीक है। विच वॉज एक ब्लो होता है आपके एलटीटी मूवमेंट को, एलटीटी का ये जो धक्का लगता है इसमें जीतता कौन है, श्रीलंकन गवर्नमेंट जीत जाती है। श्रीलंका ने एक सिंपल गेम खेला, जिसमें आप लोगों को मैं अगर सिंपली अगर बता दूं, उसने पाकिस्तान और चाइना को अपने साथ रोपिन किया और एक आपका यूएसए को रोपिन किया कि हम लोग इनकी मदद लेके एलटीटी के मूवमेंट को हरा देंगे। फिर देखा कि इसकी कोई सार्थकता नहीं हो पा रही है, उन्होंने इंडिया से मदद मांगा, इंडिया को लगा कि हाँ चलो भाई सुबह का भूला शाम को घर आ गया, अभी तक ये इन लोग की तरफ जा रहा था अब मेरे तरफ आ गया, तो आई शुड टेक द अपॉर्चुनिटी एंड इसकी मदद करनी चाहिए। और हम लोग ने मदद के लिए आईपीकेएफ को भेज दिया यहाँ पे, और उसका बैकलैश ये हुआ कि हम लोग के ऊपर अटैक हो गया और हम लोग के जो प्रधानमंत्री थे उनकी डेथ हो गई, ठीक है, या पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी डेथ हो गई, ठीक है। सो इसके बाद एक आई ओपनर की तरह इसने काम किया, इस इवेंट ने आई ओपनर की तरह काम किया, और सब लोग समझ गया कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलने वाला, हम लोग को कुछ और करना पड़ेगा।
इसी के आपके अगले साल ही आपका क्या मतलब इसी दौरान आपका जो यूएसएसआर रहता है वो आपका डिसॉल्व हो जाता है, कोल्ड वॉर एंड हो जाता है, और इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जिसमें इंडिया ने हेराल्ड किया अपने यहाँ पे ओपन डोर पॉलिसी, अपने यहाँ पे ओपनिंग करना स्टार्ट किया, या फिर अपने लिबरलाइजेशन पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का पॉलिसी यहाँ पे आता है, एलबीची पॉलिसी आती है, और उसके बाद से हम लोग ओपन अप करना स्टार्ट करते हैं। इसी समय पे श्रीलंका भी थोड़ा सा ओपन अप धीरे धीरे, पहले तो डरता है, फिर उसका धीरे धीरे ओपन करना स्टार्ट करता है कि हाँ चलो इंडिया हमारे एसेंस समझ रहा है, हमारे लिए हेल्प कर सकता है, हमारे लिए ये सब। वहाँ पे भी चेंज ऑफ द गवर्नमेंट होने लगती है, और दो प्रभाकरन वॉज अलाइव, एलटीटी मूवमेंट वॉज अलाइव, लेकिन उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो चुकी रहती है, क्योंकि अब उनको मतलब हरा दिया गया था काफ़ी हद तक। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी कवर अप कर लिया था, और इंडियन फोर्सेस ने इतना क्षति पैर पहुंचाया ही रहता है कि इन लोग ऑलरेडी मतलब एक तरीके से एक एरिया में बस बसे रहते हैं, ठीक है, एकदम डरे डरे बचे हुए रहते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे भी मतलब इसी वजह से, ट्रेड की वजह से धीरे धीरे बॉन्डिंग्स वगैरह बढ़ती चली जाती है, और अल्टीमेटली हमारे 1998 के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराया जाता है, इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और फिर इसके बाद से हम लोग धीरे धीरे एक प्रोग्रेसिव वे में चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो इसके बाद से क्या होता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या बोलते हैं, ट्रेड रिलेशन अच्छे होने चले जाते हैं। श्रीलंकन गवर्नमेंट और एलटीटी के बीच में सीज फायर का अनाउंसमेंट करवाने में मदद करता है इंडिया, लेकिन उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है। एक क्या कह सकते हैं, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के थ्रू इन लोग में मदद करता है कि भाई श्रीलंका और एलटीटी के बीच में क्या बोलते हैं, साठगांठ हो जाए, शांति बनी रहे, ठीक है, इस रीजन में शांति बनी रहे। बट दिस जो ये शांति थी वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी, थोड़े समय के लिए थी। 2005 के अंदर आपके राजपक्षा, महिंदा राजपक्षा जो है वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, एंड ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट द तमिल डोमिनेशन। ये पूरी तरीके से एलटीटी मूवमेंट के बिल्कुल भी खिलाफ थे, इनको मतलब फूटे आंखों नहीं सुहाता था, एंड ही स्टार्टेड दिस सिविल वॉर, वापस से इन्होंने सिविल वॉर को ओपन अप कर दिया। 2005 से लेकर 2006 के बीच में भयंकर सिविल वॉर होता है, और भयंकर नरसंहार होता है, मतलब ह्यूमन राइट्स का सारा वायलेशन। इसी की वजह से श्रीलंका को बार बार होल्ड अप किया जाता है, और क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में श्रीलंका सबके सामने मुंह ताकता रह जाता है, इंडिया से सपोर्ट मांगता रहता है, ठीक है। तो राजपक्षा मतलब इतना भयंकर उन्होंने अटैक किया कि मतलब जो आपके एलटीटी मूवमेंट है वो समझ ही नहीं पाता। इनफैक्ट इसी बीच में आपका एक ही साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपके जो प्रभाकर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, और इसी के बाद 2 साल के अंदर, मतलब अगले 2 साल में 2009 तक एलटीटी मूवमेंट पूरी तरीके से तहस नहस खत्म हो जाता है, ठीक है। इस वॉर की वजह से इसमें श्रीलंका ये देखता है कि भाई इंडिया ने कोई भी मदद नहीं की, इंडिया ने किसी भी तरीके से हम लोग को सपोर्ट नहीं किया, तो इंडिया सपोर्टेड इतना ज़्यादा कि भाई इंडिया के एक प्रधानमंत्री की जान चली गई, लेकिन फिर भी श्रीलंका को ये लगता है कि जब एक्चुअल टाइम है तो इंडिया ने बैकआउट कर लिया। हमेशा शुरू में बोलता था कि हम लोग को मदद करेगा, लेकिन मदद नहीं किया। सो एक्चुअल हमारे दोस्त कौन है, पाकिस्तान है, आपका चाइना है, आपके यूएसए है, जिसने हम लोग को पैसे वगैरह से हम लोग को तंदुरुस्त रखा, हम लोग को क्या बताया, आर्म्स एंड एमुनिशन सप्लाई करता रहा। सो राइट नाउ इंडिया का फोकस बस यही रहता है कि किसी तरीके से बस रिलेशनशिप मेंटेन रहे। ये आप लोग को मैंने सारा का सारा हिस्ट्री बता दिया, होप करता हूँ आपको सारा समझ में आएगा। अभी भी कंडीशन यही पड़ा है कि हमेशा श्रीलंका कभी इधर चला, कभी उधर चला, थाली के बैंगन की तरह इस तरफ कभी उस तरफ, ऐसा टिल्टिंग करता रहता है, कभी इंडिया की तरफ आता है। अभी जैसे चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी के वजह से कर्ज के नीचे दबा चला जाए, इकोनॉमी पूरी तरीके से डिजास्टर में हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, उसकी अकड़ नहीं जा रही है। इंडिया से अल्टीमेटली जब क्या बोलते हैं बहुत बुरी हालत हो गई, खाने के लाले पड़ गए, तो इंडिया से सप्लाई मांगा। इंडिया ने तुरंत रातों रात यहाँ पे काफ़ी सारा अनाज वगनाज सब कुछ दिया, आपके डेट स्वैप करने के लिए रुपी स्वैप पॉलिसीज वगैरह भी दिया, सब कुछ करके रखा। लेकिन वही है कि थोड़ा जब इसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, थोड़ा सा भी जब खड़े होने लायक बचेगा, तो फिर ये कुत्ते के दुम की तरह चला जाएगा चाइना के पास, ठीक है। सो दिस इज ऑल द केस। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रो वाले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो कि एक्चुअली में किए गए हैं बाय द इंडिया श्रीलंका के अंदर। तो फर्स्ट है डेवलपमेंट कॉपरेशन। इंडिया ने डेवलपमेंट कॉपरेशन के अंदर काफ़ी काम किया, वहाँ से तो कुछ कॉपरेशन यहाँ पे होने वाला नहीं है ना। सो वी हैव कमिटेड, इनफैक्ट हम लोग ने लगभग 3.5 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है आपके डेवलपमेंट मतलब आप समझ सकते हैं ना, आपका हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, आपके कल्चर, स्पोर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, ये सब की सब चीज़ें आती है इसके अंदर, आपके डेवलपमेंट वर्क्स के अंदर, ओके। एजुकेशन, आपका हेल्थ, सारा के सारे सेक्टर्स के अंदर आता है। नेक्स्ट, इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट। इंडिया ने लगभग 50,000 से ज़्यादा हाउसेस बना के रखे हैं आपके जाफना एंड आसपास के टेरिटरीज के अंदर। मोस्ट ऑफ द जितने भी हाउसेस इसने बनाए हैं आपके, वही जो आपका पुराना तमिल वाला जो रीजन था, इसी रीजन के अंदर इसने बना के रखे हैं, जितने भी वॉर अफेक्टेड रीजन है वहीं पे बना के रखे हैं।
मोस्ट ऑफ जितने भी इसके क्या बोलते हैं हाउसेज इसने बनाया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्कूल्स बनाना, कॉलेजेस बनाना अभी भी कंटिन्यूसली बन ही रहे हैं, बहुत सारे इनॉग्रेशन होते ही रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। भारत की तरफ से इतने कोई बड़ा डिग्नेटरी जाता भी नहीं है, छोटे मोटे लोग ही चले जाते हैं वहाँ पे, साइन वाइन करके सिग्नेचर वगैरह करके चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये सब आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट आपके हाउसेस कहाँ कहाँ कैसे कैसे बना करके, इतना कुछ रेलिवेंस करें, बस सिंपली आप बोल दिए 50,000 से ज़्यादा हाउसेस बनाया, तो एक्चुअली बनाया तो उसमें झूठ तो कुछ है ही नहीं, ओके। नेक्स्ट इसके अलावा सोशल सर्विसेज में भी बहुत भारत ने मदद किया है, इनफैक्ट हेल्थ इंडिकेटर्स के ऊपर, एम्बुलेंस सर्विसेज के ऊपर, आपके यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कॉमन जो ग्राउंड्स वगैरह जो आपके मतलब स्पोर्ट्स वगैरह के ग्राउंड्स हैं, इन सब के ऊपर काफ़ी आपके एजुकेशन के सेक्टर जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फंडिंग वगैरह करना, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस वगैरह का एस्टेब्लिशमेंट करना, बहुत सारे आपके तमिलनाडु के डॉक्टर्स हैं जो वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे उनको भेजा जाता है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है आपके बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन बसेस एंड अदर रूट्स वगैरह ये सब चीज़ें बनाना, ये सब चीज़ें करने के लिए इंडिया ने बहुत सारे सोशल सर्विसेज की है, ओके। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया कि भाई रोड रास्ता ये सब बनाने का काम बहुत सारा किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे जैसे आपका डिफेंस इक्विपमेंट का सप्लाई इसने बनाया है, आपका कोलंबो टू मटारा करके रेलवे लाइन है वो इसने बना के रखा है, आपका टेली कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग सिस्टम, ये सब सब मतलब बहुत सारी चीज़ें इंडिया सपोर्ट करता है, इंडिया उसके अंदर फंडिंग वगैरह भी करता है। बट वही है कि घूम फिर के बात उसी घूम फिर के वहीं पे चली आती है कि ये हमेशा जाएगा पिछलग्गू की तरह जाके चाइना में बैठेगा, तो ये सब चीज़ें होती रहती है। आते हैं इसके अलावा एक कंटेंशंस जो रिसेंट इवेंट था उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये ऐसा हुआ था कि इंडिया को टेंडर दिया गया आपका कोलंबो पोर्ट का ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, ठीक है, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का पोर्ट दिया गया। जैसे कोई पोर्ट होता है ना बंदरगाह, उसमें कभी भी टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे टर्मिनल्स होते हैं, उनके ऊपर आपकी डॉकिंग होती है, ठीक है, और जो बोट्स होते हैं वो उन पे आके डॉकिंग करते हैं, ठीक है। सो दिस जो टर्मिनल बनाने का जो पूरा का पूरा काम था वो दिया गया था इंडिया को, ठीक है, इंडिया को यहाँ पे दिया गया था। बट वही है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं एंटी इंडिया राजपक्षा जी की गवर्नमेंट वगैरह ये सब आ गई, और वैसे भी कोई भी गवर्नमेंट आती है तो एंटी इंडिया ही रहती है वहाँ पे। सो व्हाट दे डिड इज उन्होंने इस कंटेनर टर्मिनल पोर्ट के आसपास के लोगों को इंसाइट किया, मतलब ये मैं अपने मन से बता रहा हूँ, इन्होंने किया या नहीं किया इसका कोई प्रमाण वगैरह नहीं है, एक्सेप्ट कि फ्यूज जगह पे मैंने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा था, बस और कुछ नहीं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का ही हाथ था। उन्होंने लोकल लोगों को इंसाइट करना स्टार्ट किया कि हाँ ये टर्मिनल पोर्ट बन जाएगा, तबाही मच जाएगी, आप लोगों को खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, यहाँ पे सारे के सारे फिशेस वगैरह तबाह हो जाएंगी, यहाँ पे कमर्शियल फिशिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, आपके सारे के सारे जो बड़े बड़े बोट्स हैं वो सब सब धरे के धरे रह जाएंगे, छोटे मोटे बोट्स वगैरह धरे के धरे रह जाएंगे, आपको कोई काम नहीं देगा। बाहर से लोग पढ़े लिखे लोग आएंगे यहाँ पे कमर्शियल फिशिंग करेंगे, आप जो ट्रेडिशनल फिशिंग करें वो सब आउटडेटेड हो जाएगी, कुछ ही काम करें। ऐसे ऐसे इन लोग को इंसाइट करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे रॉयट्स, यहाँ पे दंगे, यहाँ पे स्ट्राइक्स वगैरह होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। सो उनको संज्ञान में लेते हुए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने तुरंत क्या किया कि इस कंटेनर टर्मिनल का जो काम था उसको रोक दिया, बोला नहीं नहीं इंडिया अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा इशू है हमारे यहाँ पे, ठीक ठाक नहीं चल रहा है, सबकी तबीयत खराब चल रही है, तो अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। बट इंडिया ने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे मतलब फॉलो अप करता रहा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगर पीछे से आ रहा तो। सो इंडिया ने फॉलो अप करता रहा, लेकिन इसी बीच में पता चला उसको इंडिया को, जब मतलब इंडिया के पीठ पीछे उसने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो था वो चाइना को दे दिया। जैसे मैंने बताया कि घूम फिर के जाएगा तो वही कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी, वो चाइना के पास चला गया और चाइना को बोल दिया कि लो लो भाई आप बनाओ ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, आप बनाओ अच्छे तरीके से बनाओ, हम है ना, क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं, हम लोग देखेंगे जो लोकल प्रोटेस्ट वगैरह होगा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लोकल प्रोटेस्ट होना स्टार्ट भी हो गया, मारना शुरू कर दिया इन लोगों, गोलियां मारी हैं इन लोग को, ठीक है। मैंने अपने डीएनएस में बात भी किया था कि ऐसा ऐसा चीज़ें हो रही है, ठीक है। सो इंडिया रेज द ऑब्जेक्शन कि हाँ भाई आप तो हमको देने वाले थे, हमारे बीच में ट्रीटी पहले हुई थी, बाद में आप हमारे हमसे लेके किसी और को दे देते हो, चाइना को दे देते हो, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, ठीक है। थोड़ा दबाव इंडिया ने दबाया तो मतलब बनाया, तो इससे इन लोग की हालत हो गई खराब, चाइनीज़ लोग मतलब श्रीलंकन लोगों की हालत खराब हो गई। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं यार, आपको ईस्ट कंटेनर टर्मिनल उसको चला ना, आप वेस्ट बना लीजिए, ठीक है, आप वेस्ट वाला बना लीजिए, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्या परेशानी है, आप वेस्ट कंटेनर टर्मिनल। तो राइट नाउ वेस्ट कंटेनर टर्मिनल इंडिया बना रहा है और ईस्ट कंटेनर टर्मिनल चाइना ने बना दिया, ओके।
सो दिस वाज द थिंग। इसके अलावा इतने सारे फंडिंग देने की वजह से, चाइना ने इतना सारा इसको फंडिंग दिया था, उसके एवज में चाइना को तो कुछ चाहिए था। वो तो मैंने बताया था कि डेट ट्रैप पॉलिसी इसकी है कि जब तक मतलब तब तक इसको फंडिंग करते रहो जब तक वो पूरी तरीके से कर्ज में डूब ना जाए, उसके रिकवरी के चांसेस ही जीरो हो जाए। तो इसने इतना ज़्यादा इसको फंडिंग वगैरह कर दिया, और ये तो खुशी के मारे, हाँ हाँ मेरे पास पैसे आ रहे, पैसे आ रहे करके खुशी के मारे क्या बोलते हैं नाचता रहा, यहाँ वहाँ दारू पीते रहे, ऐश करते रहे। बाद में पता चला कि इतना भयंकर इन्होंने डेट ट्रैप कर दिया कि चाइना ने बोला कि भाई अब मेरे पैसे लौटाओ। तो इन्होंने बोला भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, सारा का सारा पैसा तो मैंने दारू की बोतल में डाल दिया। इन्होंने कहा अब तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। क्या चाहिए? हम्बन टोटा पोर्ट दे दो आप अपना, ठीक है, हम्बन पोर्ट दे दो। मैं आप लोग को दिखाता हूँ हम्बन टोटा पोर्ट कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे, ये आपका हम्बन टोटा पोर्ट है। कहा कि हम्बन टोटा पोर्ट दे दो। तो बोले ठीक है ले लो भाई, आप ही का है, ठीक है, 99 ईयर्स के लीज पे इसको दे दिया कि लो भाई आप 99 ईयर्स के लीज पे आप ले लो। और आप मतलब 99 साल के लिए क्या बोलते हैं एक टेरिटरी इसने सीड कर दी चाइना को। आप समझ सकते हैं कि ये कितना मतलब कमीना है कि भारत से नहीं करवाएगा, लेकिन उसको दे दिया कि ले भाई तू लेके जा, कंटेनर टर्मिनल चाहिए वो भी लेके जा, पोर्ट चाहिए पूरा का पोर्ट ही लेके चला जा, ठीक है। इसके वजह से आप समझिए कि इंडिया अलार्म्ड है, क्योंकि आपके ही बगल में एक आपका दुश्मन आके बैठ जाता है, एक पूरे के पूरे पोर्ट पे कब्जा करके बैठा हुआ है। और जो कंट्री इन द पावर, जो गवर्नमेंट इन द पावर है, वो उसको सपोर्ट कर रही है, ना कि उसको अगेंस्ट में जा रही है कि मेरे एरिया में कैसे तू यहाँ पे आके अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा है। ये सभी चीज़ें नहीं हो रही है यहाँ पे, सीधा सीधा वही चल रहा है कि हाँ भाई ये मेरा एरिया है, मेरा एरिया, वैसे लड़ाई चल रही है। ओके, नेक्स्ट, ट्रेड रिलेशंस की बात करूं तो हमारा और क्या बोलते हैं श्रीलंका का एक मीगर अमाउंट का ट्रेड है, ज़्यादा भी नहीं है। आपका लगभग लगभग इतना ही वैल्यू का ट्रेड है 2020 के हिसाब से, बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं है। और आप देख सकते हैं कि हम लोग 3 ट्रिलियन की इकॉनमी है, उसमें ये 3.5 बिलियन मतलब लेस देन 1% है। सो क्या बोलते हैं ये सब इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ट्रेड वगैरह रिलेशन से हमारे बीच में। हम लोग ने इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सार्क के अंदर हम लोग ने साफ्टा साप्टा ये सब आफ्टा ये सब सब कुछ साइन करके रखा हुआ है। उसका ये होता है कि इंडियन गुड्स आर वेरी मतलब वहाँ पे जाने पे इंडियन गुड्स को थोड़ा हाँ, उनके उन लोग ने काफ़ी सारे चार्जेस वगैरह लगा के रखे हैं, लेकिन इंडियन श्रीलंकन गुड्स को हम लोग ने काफ़ी मतलब 60% ऑफ द श्रीलंकन जो टोटल एक्सपोर्ट्स है वो इंडिया में हमारे यहाँ पे मतलब काफ़ी वेरी वेरी लो कस्टम ड्यूटी से हम लोग अपने यहाँ पे मंगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, भारत में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अब मैंने आपको बता दिया, रोड रास्ता बनाया है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ आपके हॉस्पिटल्स वगैरह क्या क्या नहीं बनाया। तो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट तो तगड़ा करके रखा है। और काफ़ी बड़ा एक सोर्स ऑफ एफडीआई भी है यहाँ के रीजन के लिए। और तो कोई सोर्स वगैरह है नहीं, बाकी जो लुटेरा है एक नंबर का चाइना। तो आप लोग समझिए बस यही सब चीज़ें हैं इनके बीच में। ओके, नेक्स्ट, एक इसमें इशू है जिसके बारे में बता देता हूँ, फिर हम लोग चाइना एंगल देख के ख़त्म कर देंगे। सो कच्चा थीवू आइलैंड का एक इशू है। कच्चा थीवू आइलैंड क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे कच्चा थीवू आइलैंड, ठीक है, जैसे कच्चा थीवू आइलैंड थोड़ा सा धनुष कोंडी, ये आपका ये जो आपका पॉइंट है इसको धनुष कोंडी बोलते हैं, ठीक है, धनुष कोंडी आइलैंड, ठीक है। सो धनुषकोडी आइलैंड से थोड़ी सी दूर पे ही है कच्चा थीवू। सो इनिशियली इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया एंड द इंटरनेशनल लाइन यूज टू गो लाइक दिस, ऐसा कुछ जाती थी। लेकिन आपके क्या बोलते हैं इंदिरा गांधी जी ने इसको एज ए टोकन ऑफ गिफ्ट दे दिया था 1966 1976 के अंदर, एज ए टोकन ऑफ गिफ्ट दे दिया था श्रीलंका को, ठीक है। एंड इसका एक इशू है। क्या इशू है यहाँ पे ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंट एंथनीज चर्च है जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे इवेंट्स होते हैं कुछ। तो यहाँ पे यहाँ के जो क्या बोलते हैं जो मतलब क्रिश्चियनिटी के कुछ क्या बोलते हैं त्यौहार वगैरह होते हैं वो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस रीजन में काफ़ी सारे क्रिश्चियन लोग रहते हैं, ठीक है, कन्वर्टेड क्रिश्चियंस यहाँ पे रहते हैं, जो मतलब ओकेजनली मतलब धनुषकोडी में भी रहते हैं और इस यहाँ पे भी रीजन में रहते हैं, सॉरी, ओकेजनली दे यूज टू गो देयर, मतलब वो यहाँ पे जाते थे, रात भर वहाँ पे रहना, आपका पूरा का पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, 2-3 दिन वहाँ पे रह के सेलिब्रेट करके फिर वापस इन लोग यहाँ पे आते थे, ठीक है। सो अब तो ये सीड कर दिया गया है श्रीलंका को, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट वाज अ वेरी बिग इशू कि हाँ भाई आप लोगों ने बिना पूछे, आपने बिना कंसल्ट किए वहाँ पे दे दिया। तो पैक्ट के अंदर एक क्लॉज डाला गया कि जो फिशिंग राइट्स हैं उसको हम लोग छोड़ के बाकी सारे राइट्स के ऊपर
हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। और डिस्कशन में ये हुआ कि भाई पिलग्रिमेज वगैरह वैसे के वैसे चालू रहेंगे जैसे पहले चलते थे, लेकिन आप लोग इसमें किसी भी तरीके का बाउंडेशंस वगैरह नहीं लगाएंगे, किसी भी तरीके से रोकथाम नहीं करेंगे, वीज़ा वगैरह के लिए भी मांग नहीं करेंगे, सिर्फ आप एक आईडी कार्ड से ही हम लोग यहाँ के लोगों को आने जाने देंगे। स्पेशली इस रीजन के लिए कच्चा थिबू में आना जाना इन लोग के लिए बिल्कुल भी अलाउड था। आप आइए, रहिए वहाँ पे, क्या बताए, पिलग्रिमेज बेसिस पे वहाँ पे काम वाम करिए, जो करना है वो सब करिए, उसके बाद वापस चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें फिशिंग राइट्स का डिस्कशन नहीं किया गया, विच वॉज अ वेरी वेरी बोन ऑफ कंटेंशन। वाई बिकॉज मैंने जैसे कि बताया कि एंशियंट टाइम से ही जो फिशर्स थे, लोकल फिशर्स जो यहाँ पे थे, उन लोग यहाँ से अपने नेट्स वगैरह लेके, अपने बोट वगैरह लेके, अपने लोगों को लेके, कुछ दिनों का खाना पीना लेके वो आसपास के आइलैंड्स पे जाके हॉल्टिंग करते थे आसपास के आइलैंड्स पे। एंड कच्चा थी वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड जहाँ पे वो रेगुलर बेसिस पे जाते थे। इट वाज क्लोजेस्ट ऑल्सो, और यहाँ पे आसपास फिशेस बहुत पाई जाती थी। सो अब तो जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन थी वो इसके इस तरफ थी, ठीक है। तो अब फिशिंग के लिए अब ये तो वैसे पुराने रूट से ही जा रहे हैं, लेकिन वो कहाँ चले जाए, श्रीलंकन वाटर्स में चले जाए। और श्रीलंकन वाटर्स में कौन बैठा हुआ है, श्रीलंकन नेवी बैठी हुई है, और वो इन लोग को पकड़ के अंदर जेल में डाल लेते हैं, ठीक है। सो ये एक बड़ा इशू बनते के चला गया। तो मतलब ट्रीटी तो कर लिया, लेकिन ट्रीटी के साथ साथ सारे पॉइंट्स के ऊपर बात ना करके आधा अधूरा ट्रीटी करने की वजह से आज तक ये इशू ऐसा कैसा चला आ रहा है। एंड फिशरमैन इशू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू हमारे और श्रीलंका के बीच में, जो आज तक सॉल्व ही नहीं हुआ, ठीक है। सो कच्चा थीवू आइलैंड वहाँ पे जाने, इसके अलावा आसपास के जितने भी आइलैंड है जहाँ पे एंशियंट टाइम पे लोग, जो ट्रेडिशनल लोग यहाँ पे काफ़ी मतलब युगों युगों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो आज भी यहाँ पे जाने से मतलब उन लोग को बस यही आता है कि हाँ मेरे पापा ने यहाँ पे दिखाया था, मुझे ये रास्ता दिखाया था, मैं वहीं पे जाऊँगा। वो वहाँ पे जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो श्रीलंकन वाटर्स में है, उनको पकड़ लिया जाता है, उनको फिर जेल में बंद कर देते हैं। फिर 8 साल, 2 साल, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ऐसे ऐसे करके इनको मतलब 8 साल, सही में 8 साल तक भी लोगों को वहाँ पे रखा गया है, ऐसा मजाक नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो कि वहाँ पे काफ़ी सालों से वहाँ पे इंडियन स्पाई करके उन लोग को रखा गया कि हाँ भाई ये इंडियन स्पाई है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बोन ऑफ कंटेंशन जो अभी तक चला आ रहा है, ओके। नेक्स्ट, लास्टली आते हैं इंडियन श्रीलंकन रिलेशन के बीच में जो चैलेंजेस हैं वो, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, चाइना फैक्टर, इस बारे में पूरा डिटेल में बात हो चुका है कि भाई चाइना क्या चाहता है, हम लोग को गर्डल करना चाहता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी, ये सब सब डिस्कस किया गया आपके इंडो चाइना रिलेशंस में, अच्छी तरीके से डिस्कशन हो चुका है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, उसमें ही मैंने बताया था कि भाई किस तरीके से हमारे आसपास की इंडिया के आसपास की जो भी कंट्रीज है वहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट को एक्सेस करना चाहता है। तो चाइना फैक्टर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर, ओके। नेक्स्ट थिंग, बाईपार्टीशन सपोर्ट टू इंडिया, लैक ऑफ बाईपार्टीशन सपोर्ट टू इंडिया। क्यों, मैंने आपको बताया कि भाई जैसे क्या है कि महिंदा राजपक्षे ही को ही आप ले लीजिए, या वहाँ पे कोई भी पावर में आता है तो उन लोग का एंटी इंडिया फीलिंग के साथ ही उन लोग आते हैं, ठीक है, एंटी इंडिया फीलिंग के साथ ही आते हैं, और हमेशा वो ऐसा हरकतें करते हैं जो इंडिया के अगेंस्ट में ही होता है। तो उन लोग ने चाइना को ये दे दिया, जो कि इंडिया के लिए एक गलत, मतलब इंडिया के लिए एक नेगेटिव चीज़ है ना, कि इंडिया के क्या बोल सकते हैं, सिक्योरिटी के ऊपर एक आघात करेंगे इनडायरेक्टली, ठीक है। मतलब इतना एक इंडिया का दुश्मन है चाइना, उसको हमारे वाटर्स में जहाँ पे मतलब इतने नज़दीक मिला के उसको खड़ा कर दे रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए एक सेंसिटिव इशू हो जाता है ना। सो दिस इज़ अ वेरी मतलब एक इम्पोर्टेंट बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट है एथनिक इशू। तो मैंने आप लोग बताया था तमिल जो माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे जैसा ट्रीटमेंट किया जाता है उसकी वजह से यहाँ की पॉलिटिक्स तो बर्बाद होती है, हमारे यहाँ पे भी रीजनल पॉलिटिक्स जो है वो भी गड़बड़ा जाती है, ठीक है। वहाँ का तमिल इशू जो कि ऑलरेडी सॉल्व होने के कगार पे बैठा हुआ है, लेकिन उन लोग जानबूझ के सॉल्व नहीं कर रहे, सो दैट ये इशू चलता रहे हमेशा। इन लोग को ऐसा एंटी इंडिया फीलिंग जो है वो हमेशा चलती रहे, हमेशा एंटी इंडिया फीलिंग को फायर देने के लिए, आग देने के लिए इन लोग हमेशा बैठे रहेंगे इसी तमिल इशू के ऊपर, कि आपके तमिल लोगों ने आपके ऊपर क्या अत्याचार किया, ऐसे ऐसे किया, वो किया, ये किया, ऐसे ऐसे करके। सो दैट एंटी इंडिया फीलिंग यहाँ के लोगों के अंदर हमेशा बनी पड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है फिशिंग डिस्प्यूट, जो मैंने आपको बता दिया कि भाई बहुत सारे आपके आइलैंड्स है जो कि सीड कर दिए गए भाई इंडिया के द्वारा उनको, या फिर ऐसे ऐसे आइलैंड्स है जहाँ पे लोग पहले जाते थे एंशियंट टाइम से, वहीं पे रहते थे, मतलब सुबह को गए और 2-3 दिन के बाद वहाँ से आते थे काफ़ी सारे फिशेस वगैरह लेके। सो दिस वॉज ऑल द थिंग जिसके अंदर जो कि आपके डिस्प्यूट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अभी तक चले आ रहे हैं एंड लिंगरिंग हैं हमेशा तक। सो दिस इज ऑल इन द इंडो श्रीलंका रिलेशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सार्क, उसके बाद बिम्स्टेक एंड ब्रिक्स एंड एससीओ, ये सब डिस्कस करके वाइंड अप करेंगे। सो तब तक पढ़ते रहे, थैंक यू, मैं चलिए।